हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों आज के लाइव क्लास में हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट थर्ड को। इससे पहले के लाइव क्लास में, केमिस्ट्री के लाइव क्लास में दोस्तों हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, मतलब दोस्तों कुल मिलाकर हम 11 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को देख चुके थे। दोस्तों आज के जितने भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, आज उसको हम आज के क्लास में एंड कर देंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कल मैं आपके ग्रुप में आपके सिलेबस का जो है एक पीडीएफ भेजूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप अपने प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लेंगे और उसमें दोस्तों आप लोग टिकअप कर लेंगे कि कौन सा पेपर आपका हो चुका है, किसका ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है, किसका सब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उसको सब्जेक्ट वाइज आपके ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस का आपको एक बुक बना के आपको भेज दूंगा। आप उसमें सिर्फ टिकअप करेंगे कि आपका ये इसका हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, इसका क्लास हो चुका है, इसका सब्जेक्टिव हो चुका है और इसका ऑब्जेक्टिव हो चुका है। इसको दोस्तों आप लोग टिक कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें इस चैप्टर का पूरा नोट्स मिल चुका है और हमें अब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात की बात रही, कल आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो उससे पहले दोस्तों हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। किसका दोस्तों 12th नंबर हमारा है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसको दोस्तों बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है। तो इसके बारे में दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हमारा क्या होता है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत द्वारा अपघटित होकर टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसके किसके द्वारा दोस्तों, विद्युत के द्वारा। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया का मतलब ही हो जाता है कि विद्युत के द्वारा वह अपघटित हुआ हो। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम समझते हैं पहले Al2O3, जिसका दोस्तों नाम होता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं द्रवित एल्यूमिना। किसको बोलते हैं दोस्तों, Al2O3। Al2O3 द्रवित एल्यूमिना को जब दोस्तों हम लोग विद्युत द्वारा अपघटित कराते हैं, इस यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, विद्युत। दोस्तों आप हमारे लेक्चर को शुरू से अंत तक लिखिए, देखिए कि जहां पर दोस्तों ऐड करना होगा हम वहां ऐड करेंगे, जहां से जो हटाना होगा उसको दोस्तों हम हटाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग अगर हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं तो क्लास को इन होने तक दोस्तों मात्र आपका आधा घंटा लगता है और आधा घंटा में दोस्तों आप बहुत अच्छे नंबर को भी गेन कर सकते हैं। इसे दोस्तों अपने कीमती समय का दोस्तों आधा घंटा निकाल के हमारे चैनल पर दे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। तो दोस्तों आप हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इसका आपको पीडीएफ दूंगा और पीडीएफ में आपको जहां जहां ऐड करने बोलूंगा आप उसको ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर विद्युत ऐड कर लेंगे तीर के ऊपर में। तो Al2O3 को जब हम विद्युत द्वारा अपघटित करते हैं तो हमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत द्वारा अपघटित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो आप इतना लिख के इसका एक एग्जाम्पल देना ना भूलें। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपका 2 नंबर कट सकता है। तो अगर 2 नंबर में ये पूछा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो आप इसका समीकरण लिखना और समीकरण को आप लोग अवश्य याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम 30 नंबर पढ़ते हैं। और 30 नंबर दोस्तों हमारा है जल अपघटन अभिक्रिया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन 30 नंबर हमारा, जल अपघटन अभिक्रिया हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जल की उपस्थिति में या जल द्वारा अपघटित होकर, मतलब दोस्तों टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे जल अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जल अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, विद्युत अपघटन में दोस्तों विद्युत द्वारा अपघटित होती थी, और जल अपघटन में दोस्तों पदार्थ जो है जल की उपस्थिति में दोस्तों जल द्वारा अपघटित होती है। तो चलिए दोस्तों एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे सामने दोस्तों एग्जाम्पल है CH3Br, जिसको दोस्तों हिंदी नाम दोस्तों हुआ CH3Br का मेथिल ब्रोमाइड। और जल दोस्तों जब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, जल को हम HOH भी लिख सकते हैं।
जब दोस्तों इसको जल के साथ Br जो है दोस्तों, ब्रोमाइड जो है दोस्तों, जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ये सब दोस्तों आप फिगर में बना देंगे। जब आपको PDF दूंगा तो आप इसको इससे मिलन करेंगे। उसके बाद दोस्तों CH3OH जो दोस्तों हमें मेथिल अल्कोहल मिलता है, उसके बाद दोस्तों हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलता है, तो इसको दोस्तों हम HBr बोलते हैं। ये दोस्तों HBr जो है वो दोस्तों जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया, तो इसी को दोस्तों जल अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है उदासीकरण या नम क्षारीयकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा उदासीकरण या नम क्षारीयकरण, जिसको दोस्तों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें दोस्तों क्या कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म एक साथ अभिक्रिया करके, क्या दोस्तों कहेंगे इसको, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म एक दूसरे से दोस्तों उदासीन, एक दूसरे को उदासीन कर मतलब दोस्तों नष्ट कर लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण या नम क्षारीयकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों नम क्षारीयकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, अच्छे से समझते हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, एसिड दोस्तों और भस्म एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, दोनों उदासीन मतलब दोस्तों खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करने के उपरांत दोस्तों प्रतिफल में लवण और जल बनाते हैं। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण या नम क्षारीयकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका दोस्तों एग्जांपल से समझिए, इसका दोस्तों एग्जांपल है HCl। क्या दोस्तों HCl, HCl का तो हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दोस्तों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको दोस्तों बोलते हैं भस्म। ये दोस्तों होता है, इसको दोस्तों कराते हैं जब, तो ये दोस्तों हमारा बनाता है NaCl सोडियम फ्लोराइड। क्या दोस्तों सोडियम फ्लोराइड, जिसको दोस्तों लवण बोलते हैं, और ये दोस्तों उसके बाद दोस्तों ये जल बनाते हैं, लवण और जल बनाए। ये दोस्तों हमारा एसिड है हुआ, अम्ल और भस्म, ये दोस्तों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और दोस्तों उसके उपरांत लवण और जल बनाते हैं। इसको दोस्तों उदासीनीकरण या नम क्षारीयकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें दोस्तों अम्ल और भस्म एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। आज दोस्तों हम लोग पूरी रासायनिक अभिक्रिया को, जितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, आज उसको हम खत्म करेंगे और आगे की ओर जानेंगे। तो चलिए दोस्तों उदासीकरण हम जान लिए, अब हम जानते हैं समव्यवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको दोस्तों बोलते हैं आइसोमेरेशन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा समव्यवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इसका दोस्तों हम आंसर लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु, अच्छे समझ लीजिए दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणु के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप केवल एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे समव्यवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, जिसमें एक पदार्थ के अणु की उपस्थिति में परमाणु के पुनर्विन्यास के फलस्वरूप केवल एक मतलब दोस्तों एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, समव्यवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं। जैसा दोस्तों एग्जांपल से समझिए, NH4CNO, जिसको दोस्तों बोलते हैं अमोनिया साइनेट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, अमोनिया साइनेट। ये जब दोस्तों अभिक्रिया करता है, जब दोस्तों इसको गर्म करते हैं अमोनिया साइनेट को, तो ये जब इसको जब दोस्तों गर्म करेंगे तो हमारे सामने हमको बनेगा NH2CONH2, जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं यूरिया। ये दोस्तों हमारा समव्यवीकरण या पुनर्विन्यास अभिक्रिया का परिभाषा हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमारे क्लास को कौन कौन देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी लाइव चैट के अंदर में कमेंट करें। मैं देखता हूं कि मेरे क्लास कितने स्टूडेंट कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। आप वो भी कमेंट करें कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर दोस्तों आपके कोई दोस्त हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी बोल सकते हैं हमारी क्लास को ज्वाइन होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों मैं आपको पूरे सिलेबस की तैयारी कराऊंगा धीरे धीरे, एकाएक अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी धीरे धीरे कुछ कुछ चैप्टर को पहले खत्म कर दूंगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बोला, शुरुआत में बोला कि कल आपको एक नोट्स दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप टिकअप करेंगे कि मेरा ये पेपर खत्म हो गया है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे इतने पेपर की तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक दोस्तों समझ लिए। अब जानते हैं दोस्तों हमारा उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया क्या है। क्या दोस्तों, उत्क्रमणीय या उभयगामी, यहाँ दोस्तों अभिक्रिया छूट गया, तो अब आप लोग अभिक्रिया लिख लेंगे जब मैं PDF दूं तो। क्या कहते हैं दोस्तों,
उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। तो क्या क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पुनः बाएं दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया कहते हैं। क्या दोस्तों, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोस्तों बाएं से दाएं, मतलब दोस्तों बाएं से दाएं और दाएं से दोस्तों बाएं दोनों दिशाओं में होती है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों दिशाओं में होती है रहती है उसे उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो हम अपने क्लास को अब आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभिक्रिया में दोस्तों अभिकारक प्रतिफल में तथा प्रतिफल अभिकारक में तब तक परिवर्तन होते रहता है जब तक कि अभिक्रिया की शर्त ना हटा लिया जाए। ये दोनों दोस्तों अपने आसपास में मतलब दोस्तों बदलते रहता है, अभिकारक प्रतिफल में और प्रतिफल अभिकारक में रिचेंज होते रहता है। और जब ये कब तक होते रहेगा, जब तक शर्त हटा ना लिया जाए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो दर्शाते हैं अभिकारक और प्रतिफल के बीच में इस चिन्ह अगर कहीं लगा हुआ रहे तो उसको उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया बोलेंगे। तो इस चिन्ह देके आपको पूछ देगा, समीकरण पूछ देगा कि ये किस समीकरण के उदाहरण है। तो किस समीकरण के, उत्क्रमणीय या उभयगामी अभिक्रिया के। आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं Na2+O2, ये 2NO दोस्तों बनते रहेगा। नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, ये क्रिया चलते रहता है। चलो दोस्तों हम आगे देखते हैं, और आगे दोस्तों हमारा बचता है और लास्ट है दोस्तों ये है दोस्तों अउत्क्रमणीय अभिक्रिया इरेजबल रिएक्शन क्या है। क्या दोस्तों, इरेजबल रिएक्शन क्या है, अउत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों इसका हम परिभाषा जानते हैं। ये हमारा अभिक्रिया लास्ट है, इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिक्रिया का ये हमारा जो हम टॉपिक पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं हम उसको जान रहे हैं। तो अउत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिर्फ बाएं से दाएं अर्थात एक ही दिशा में होती है उसे अउत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अउत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसे बोलते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सिर्फ बाएं से दाएं अर्थात एक ही दिशा में होती है उसे अभिक्रिया कहते हैं। अधिकांश अभिक्रिया इसी प्रकार की होती है। अधिकांश अभिक्रिया दोस्तों कैसे होती है, अउत्क्रमणीय टाइप की होती है। इस अभिक्रिया में दोस्तों अभिकारक सदा के लिए प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अउत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक सदा के लिए परिवर्तित नहीं होता है। इसमें दोस्तों अउत्क्रमणीय अभिक्रिया में प्रतिफल अभिकारक जो है सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को दोस्तों दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच में दोस्तों मध्य चिन्ह इसका उपयोग करते हैं। आगे दोस्तों हम इसमें विस्तार से जानेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग हम सिर्फ तीर चिन्ह का ही प्रयोग क्यों करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। तो यहाँ तक समझने हम लोग कोई दिक्कत नहीं। इसका दोस्तों एक परिभाषा एग्जाम्पल जान लेते हैं। C+O2, ये दोस्तों क्या बन गया, CO2। क्या बन गया दोस्तों, CO2। तो ये दोस्तों इसका परिभाषा हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें लाइव चैट में कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। अगर आप लोग को कोई ज्यादा दिक्कत है तो मैं इसको आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, मैं उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हम रासायनिक समीकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का उदाहरण सहित संक्षिप्त विवरण दे। और जो भी दोस्तों हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग क्लास को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि दोस्तों आपका आधा घंटा का ही क्लास होता है। तो आप इसको अच्छे से क्लास को अटेंड करें, अच्छे से समझें, क्योंकि आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अगर अभी से ही तैयारी में लगे रहते हैं तो आप 75 से 80% नंबर आप अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहे तो आप 85 तक भी पहुंच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी 85% तक की तैयारी अब आप कर सकते हैं, अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल रिएक्शन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका दोस्तों परिभाषा जानते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक प्रतिफल के नाम की जगह उनके संकेतों या सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो इस अभिक्रिया को एक संक्षिप्त निरूपण या समीकरण प्राप्त होता है, जिसे दोस्तों रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो जब मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो एक स्टूडेंट हमसे पूछे थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैं उसका उदाहरण लेके आया हूं। जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोस्तों अभिकारक और प्रतिफल के
नाम की जगह उनके सूत्र संकेतों या सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब अभिक्रिया को एक संक्षिप्त निरूपण या समीकरण प्राप्त होता है, जिसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आप लोग यहाँ तक समझने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कौन कौन हमारे क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट को मेरे क्लास में इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग अवश्य कमेंट करें कि दोस्तों सर हमें आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपके लिए आपके इस कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और गुजारिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स लेक्चर को नहीं देख रहे हैं और वो आपके दोस्त हैं या कोई है तो उसे अवश्य बता दें कि ये सब हमारे क्लास का ही सिलेबस है और मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप अपने क्लास या कोचिंग में भी जाएंगे तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आपको लॉकडाउन के दौरान पूरी क्लास जैसा फीलिंग देना चाहता हूँ। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे क्लास को पूरा अटेंड करें। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहती है, उनके नाम की जगह संकेतों या सूत्रों का प्रयोग करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दोस्तों जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो जिसका रासायनिक समीकरण दोस्तों इस प्रकार है। तो जल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे दोस्तों हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो इसको दोस्तों हम सूत्र के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो पहले दोस्तों नाम के माध्यम से जानते हैं। जल को क्या दोस्तों, जल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराए तो हमें क्या बना दोस्तों, कार्बनिक अम्ल। इसका दोस्तों हम समीकरण लिखते हैं। जल का दोस्तों सूत्र होता है H2O, कार्बन का सूत्र होता है CO2 और दोस्तों हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ H2CO3। इसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण, दोस्तों रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, इसको। नाम की जगह दोस्तों हम ये नाम हुआ इसका जगह हम सूत्र का प्रयोग किए। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आगे तो देखते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण जो हमें हमारे दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है संतुलित और दूसरा दोस्तों होता है असंतुलित। क्या दोस्तों, पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है। मतलब दोस्तों बैलेंस केमिकल रिएक्शन। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों नाम क्या हुआ, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आपसे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मजाक में ना लें, इस क्वेश्चन को आप लोग सीरियसली लें। क्वेश्चन है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे समझे अच्छे से। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में तीर चीर के दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं, तीर चिन्ह के दोस्तों दोनों और जो है परमाणु की संख्या अगर बराबर होती है समीकरण में दोस्तों, तो उसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे H2O और CO2 हुआ, क्या दोस्तों हमारे पास H2O और CO2 हुआ, तो ये दोस्तों H2CO3 बना। तो दोस्तों इसमें दोस्तों अब इसको समझते हैं तो तीर चिन्ह के दोनों तरफ कैसे परमाणु बड़ा है। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हुए और ऑक्सीजन के 1, और इसमें दोस्तों कार्बन के कितने 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं दोस्तों 2। तो 2 1 3 हुआ, तो 3 यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कार्बन है और यहाँ पे दोस्तों दोस्तों 3 हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कार्बन 1 है तो दोस्तों हम लोग यहाँ कार्बन का यूज कर लिए, और हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ दोस्तों ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे कि समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, इसको भी दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप लोग परिभाषा जान ले संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो इसको दोस्तों लिखेंगे वैसी रासायनिक दोस्तों जिस रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, तो तीर चिन्ह के दोस्तों दोनों तरफ जो है तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। जैसा कि दोस्तों आप एग्जांपल से देखिए H2 और O2 लिखिए। इससे पहले दोस्तों हम लोग लिए थे H2 और CO2 जो संतुलित समीकरण में देखें। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या लिखे हैं H2 और O2 जिससे ऊपर दोस्तों जल बनता है। अब इसको दोस्तों देखते हैं संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास हाइड्रोजन कितने परमाणु अणु है, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 अणु है
और ऑक्सीजन के कितने हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के भी 2 है। तो इसमें दोस्तों हाइड्रोजन के 2 हुए और ऑक्सीजन के भी 2 है। यहाँ भी दोस्तों हाइड्रोजन के तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन के 1 नहीं है। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर दोस्तों अगर हमको इसको संतुलित करना होगा तो मैं इसके आगे में 2 लगा दूंगा। अगर यहाँ हम 2 लगा दिए और इसके भी आगे में दोस्तों 2 लगा दिए तो हमारा ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। कैसे दोस्तों, जब ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 2 ही रहेगा। तो इसमें दोस्तों हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन दोस्तों कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन में हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण जब हम यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे तो ये समीकरण हमारा बैलेंस समीकरण हो जाएगा। अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अगर ये हमसे पूछा तो हम लिख देंगे, अगर तीर चिन्ह के दोनों तरफ तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है कि हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, हम लोग असंतुलित ही क्यों छोड़ देते हैं। ये आपके भी मन में एक क्वेश्चन होता होगा कि हम लोग समीकरण को संतुलित ही क्यों करते हैं, संतुलित नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ चल रहा था H2 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराए तो वो जल बन गया, वैसे भी जल बन गया, सिर्फ हमको 2 लगाना था तो असंतुलित से संतुलित हो गया। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, इसका परिभाषा तो हम जानते हैं कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं अथवा रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए क्यों, ये सबके सामने एक प्रश्न बनता है और क्वेश्चन भी हमसे पूछता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। आपसे 2 बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लें। तो पदार्थ की अनवश्यकता या द्रव्यमान संरक्षण नियम के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है प्रतिफल का उतना ही द्रव्यमान बनता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में इस नियम का उल्लंघन होता है। दोस्तों हम लोग पदार्थ को संतुलित समीकरण में संतुलित क्यों करते हैं, तो अनसर्वरता या द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए। तो दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम हमारा क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम या अनवश्यकता नियम कहता है कि परमाणु का जितना भी पदार्थ जो है, जितना द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेता है उतना ही दोस्तों द्रव्यमान का पदार्थ प्रतिफल में भी बनता है। इसलिए दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण में इसका उल्लंघन होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने हेतु समीकरण को संतुलित करते हैं। दोस्तों समीकरण संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा डैश के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं, तो अब इसका आंसर दोस्तों हम लोग देंगे द्रव्यमान को संरक्षण करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। ये आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि हम लोग समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। इसमें दोस्तों कि हम लोग समीकरण को अब संतुलित करना जानते हैं और द्रव्यमान संरक्षण क्या है इसको भी अच्छे से समझते हैं। चलो दोस्तों अब हम इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले दोस्तों क्या है परिभाषा, तो पहले जान लेते हैं दोस्तों समीकरण को संतुलित हम लोग द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए करते हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम है दोस्तों जितने पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का जितना द्रव्यमान भाग लेता है उतना ही प्रतिफल में भी द्रव्यमान बनना चाहिए, ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है। तो इसी का पालन करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण में इस नियम का उल्लंघन होता है। मतलब दोस्तों अगर समीकरण संतुलित नहीं हुआ तो जितने पदार्थ अगर द्रव्यमान भाग लिए हैं उतने पदार्थ का द्रव्यमान का पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होगा। इसी को दोस्तों शुद्ध करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हमारे सामने है H2 + O2, इसका तो दोस्तों क्या बन गया H2O। अच्छे समझिए, हम इसको हम दोस्तों अभी विस्तार से आपको समझेंगे और आप लोग अभी दोस्तों अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों अभी जो आपके सामने स्क्रीन है इसको दोस्तों हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे और द्रव्यमान संरक्षण भी जानेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग अपना ध्यान अभी स्क्रीन पर दें, पूरी तरह से आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन के तरफ अभी दें। बाद में आप लोग लाइव चैट में कमेंट करते रहिएगा, अभी आप लोग अपने अपने स्क्रीन को देखें। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने क्या है, पहला H2 है, O2 है और H2O है।
तो पहले दोस्तों हम H2 का द्रव्यमान निकालते हैं। तो दोस्तों H2 का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो द्रव्यमान दोस्तों पहले हम H2 का निकालते हैं। H2 का द्रव्यमान निकालने के लिए दोस्तों H2 का दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है, तो H2 सॉरी दोस्तों पहले दोस्तों H2 का हम ग्राम निकाल लेते हैं। दोस्तों H2 का जो है हमारा परमाणु संख्या कितना होता है, तो 1 होता है। तो द्रव्यमान में दोस्तों 2 गुना हम 1 करेंगे। पहला क्या किया दोस्तों, 2 गुना 1, तो हाइड्रोजन का निकल गया दोस्तों। अब ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु संख्या हमारा 16 होता है। तो 2 गुना क्या हो गया दोस्तों 16। जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप अपने पीडीएफ में ऐसे उतार लेंगे। यहाँ दोस्तों आप लोग द्रव्यमान लिखेंगे और H2 को अगर आपसे पूछ दिया तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, आप इसको एग्जांपल से दर्शाएं। तो आप लोग ऐसा एग्जांपल बना के आप लोग दिखा सकते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान कितना हो गया, तो हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो 2 गुना 1 और 2 गुना 16 हो गया। उसके बाद दोस्तों इस इधर देखिए क्या हुआ, इधर दोस्तों 2 गुना 1 हो गया। हाइड्रोजन का कितना है दोस्तों 1 होता है, तो 2 गुना 1 कर लिए। और दोस्तों ऑक्सीजन का कितना है, तो 16, तो प्लस 16 कर दिए, कितना हो गया 16। अब दोस्तों हम कुल द्रव्यमान जोड़ते हैं। तो कुल द्रव्यमान दोस्तों कितना हो गया हमारे सामने, पहले दोस्तों पहले हम ऊपर का जानते हैं। ये दोस्तों हमारा संतुलित समीकरण कैसे हो गया, तो कुल द्रव्यमान दोस्तों हमारे पास सामने क्या हो गया, तो ये 2 है तो 2 हो गया दोस्तों। और ये दोस्तों 16 दूनी 32, इधर दोस्तों 2 प्लस 32 कितना हो गया दोस्तों हमारा 34 ग्राम। कितना हो गया दोस्तों 34 ग्राम दोस्तों हमारे सामने जो है। इधर दोस्तों हमारा कुल द्रव्यमान दोस्तों हमारा 34 ग्राम हुआ। अब चलिए दोस्तों हम इधर देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 हो गया, ऑक्सीजन दोस्तों कितना हुआ 16 हुआ। तो ये दोस्तों कितना हो गया 2 प्लस 16, तो कितना हो गया दोस्तों हमारा 18। यहाँ दोस्तों हमारा 18 ग्राम निकला। और दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है जितना द्रव्यमान इधर भाग लेता है उतना ही द्रव्यमान इधर बनना चाहिए। तो ये दोस्तों इधर 34 ग्राम बना और इधर दोस्तों 18 ग्राम बना। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये समीकरण क्या है, तो इसलिए हमारा ये समीकरण जो है असंतुलित है। क्या है दोस्तों, ये समीकरण हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आप लोग इसका निकाल भी सकते हैं, इसका भी परमाणु संख्या निकालेंगे और इसका भी परमाणु संख्या, अगर दोनों बराबर नहीं करता है तो ये दोनों दोस्तों हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए दोस्तों अब हम इसको संतुलित करते हैं और संतुलित करने के बाद समझते हैं। तो दोस्तों इसको हम संतुलित कर लिए हैं। ये दोस्तों 2H2O हो गया, ये O2 हो गया और ये 2H2 हुआ। ये दोस्तों हमारा एक संतुलित समीकरण है। तो संतुलित समीकरण में हम पहले आप देखते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान अपने स्क्रीन की तरफ दे। तो ये दोस्तों H2 क्या हो गया, ये हमारा द्रव्यमान। तो पहले दोस्तों इसका हम द्रव्यमान निकालते हैं। क्या दोस्तों, द्रव्यमान निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 1 होता है। तो 1 दोस्तों पहले 2 है तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया, 1 गुना 2, 2 को परमाणु संख्या, तो ये कितना होगा तो 2 गुना 1 गुना 2। और दोस्तों ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का 2 गुना 16 हो गया। कितना दोस्तों 2 गुना 16 हो गया। तो हम कुल द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कितना हो गया दोस्तों 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। और ये दोनों ये कितना होगा दोस्तों 16 दूना 32, तो 32 4 36 ग्राम हो गया। कितना दोस्तों 36 ग्राम हमारा इधर हो गया। कितना दोस्तों 36 ग्राम हमारा इधर हुआ। अब दोस्तों हम इधर देखते हैं। इधर दोस्तों हमारा कुल द्रव्यमान कितना हो गया 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्तों 16 दूना 32, 2 इंटू 16 दोस्तों कितना हो गया 16 दूना 32। तो 4 प्लस 32 कितना हो गया दोस्तों हमारा, तो 4 प्लस 32 इक्वल टू दोस्तों हमारा हो गया 36 ग्राम। कितना दोस्तों 36 ग्राम। तो इधर भी दोस्तों हमारा 36 ग्राम और इधर भी हमारा 36 ग्राम। तो ये हमारे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं, संतुलित और संतुलित समीकरण को आप लोग अब संतुलित करना सीख गए होंगे मेरे अंदाज से। तो आप लोग समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं और रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है, आप इसका भी आंसर जान चुके हैं। इस तरह से दोस्तों हम अपनी क्लास को आज का यही एंड करते हैं। और जो दोस्तों अच्छे सुनिए दोस्तों, जो दोस्तों अभी इन तक हमारे क्लास को देखे हैं वह जल्दी से जल्दी हमारे लैब चैट में अपना नाम के साथ जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से आप लोग अपना कमेंट दें, क्योंकि मैं आपका स्क्रीनशॉट लेने वाला हूं। अब चलिए दोस्तों हम कल के क्लास में क्या जानेंगे, तो कल के दोस्तों हम क्लास में जानेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं। क्या दोस्तों जानेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह के प्रयोग हम क्यों करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। दोस्तों उसके बाद क्या देखेंगे रासायनिक समीकरण का लिखने की विधि को। उसके बाद दोस्तों हम दहन जानेंगे। उसके बाद दोस्तों रासायनिक समीकरण के क्या दोष है, क्या इसका गुण है, ये सब के बारे में हम कल के क्लास में जानेंगे।
अगर दोस्तों आपको यहाँ तक में कोई भी कुछ भी पूछना हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। और जितने भी लोग अभी लाइव चैट में कमेंट फिलहाल कर दिए हम प्रेजेंट है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले चुका हूं। तो आप लोग को क्लास इंड होते के साथ आप लोग हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, साथ में दोस्तों अपने दोस्तों लोग को भी बोलिए। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अपने दोस्त और फ्रेंड सर्किल को भी बताएं कि हमारे चैनल के द्वारा वो लोग तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, और कल के क्लास में इतने कुछ जानेंगे। तो कल हम मिलते हैं फिर से। तो सभी स्टूडेंट कल आ रहे हैं या नहीं, ये हमें जल्दी से मैसेज करें। तब तक के लिए धन्यवाद।